ये कहानी वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज जंगलों से शुरू होती है। यहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली नामी कपल को लोग क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे रिची ऊपर पहुँचता है, इसे अपने सामने गंदे पानी से भरी हुई एक नदी नजर आती है। वो अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हेली का पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर परेशान हो जाती है। अचानक अपने चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते देखकर वो हैरान हो जाती है। इसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए तो इसे जोरों से खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर वो नहीं संभल पाती और नीचे गिर जाती है। यहाँ इसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। अब इसी दौरान इसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक इसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। न्यूज में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। यहाँ तक के लोग इस इलाके में आसेब को देखने का दावा करते हैं। फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरते दिखाया जाता है। यहाँ कैरिस को दिखाते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। अब सफर के दौरान ट्रैफिक फंस जाता है और ट्रैफिक को रुका हुआ देखकर वो उतरकर अपने से आगे वाले ट्रक के पास जाता है। यहाँ वह उस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है, तो ड्राइवर इसे बताता है कि 5 मील दूर केमिकल ट्रक उल्ट गया है। और ये सब सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है। यहाँ वो अपने लेट होने की खबर उस कंपनी को देता है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन कट जाता है और फोन की तलाश में इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ी नजर आती है। उनके दरमियान से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ इसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन बंद होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुँचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन तभी इसकी नजर वहाँ लगे एक नक्शे पर जाती है। यहाँ इसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे वो सुनकर इसे रास्ते पे जाने की सलाह देता है। तब वो गाड़ी लेकर रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ वो घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन तक पहुँचता है। यहाँ इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है और उसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर जाती है और उसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं। यहाँ वो उसका हाल पूछते हैं और अब खुद को संभालते हुए कैरिस इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है और साथ ही सड़क के दरमियान में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। यहाँ फ्रांसिन इसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कांटे वाली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से गाड़ी का एक पहिया फट गया है। अब इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का कहती है, लेकिन कैरिस इसे वहां जाने से मना करता है और सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं। लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान इनकी नजर सड़क पर पड़े एक न्योले की तरफ जाती है, जिसे देखने में लगता है कि किसी ने दरमियान ही से इसको फाड़कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर इसे खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। वही फ्रांसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है और वो इस जगह को देखने जाता है और फ्रांसिन इसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और इसे ढूंढने पीछे जाती है और यहाँ चलते चलते इनकी नजर इवान के एक जूते पर पड़ती है। कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता चलता है इस घर में कोई नहीं है। कॉल करने के लिए घर के अंदर आता है। यहाँ इसकी नजर खाने के मेज पर जाती है। उसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई और दूसरी तरफ ऐनक और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। वो जैसे ही फ्रिज को खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में ढेर सारी
सारी इंसानी अज़ा को देखते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कांटों वाली तार दिखाई देती है जिससे इसकी गाड़ी के एक पहिए को फाड़ दिया था और चारों ये सब देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब कैरिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है। एक गाड़ी उनकी गाड़ी के साथ आई हुई दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले चारों बहुत खौफजदा हो जाते हैं और वहीं दूसरी कातिल को अंदर आते हुए देखते हैं और वो अंदर आकर फ्रांसिन की लाश को जमीन पर फेंकता है। हमारी नजर वहाँ कैरिस और जेसी पर जाती है जो इसकी लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसिन लाश को उठाकर मेज पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से इसको काटते हैं। यहाँ ये खूनी मंजर देखकर जैसे ही कार्ली चीखता चलाता है वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। यहाँ मौका पाकर सभी दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ती है जिसे देखकर सभी घर के पीछे से भागना शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते अचानक वो आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाता है। कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है और चलाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं और अब स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और जैसे ही इसकी नजर ट्रक पर जाती है इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है। इसी वक्त एक तीर इसके सीने में आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। यहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों का शिकार करने पर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ कार्ली इनको ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो पलटकर देखते हैं उन्हें अपने सामने एक वाच टावर दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो तीनों ऊपर चढ़ते हैं। किसी को ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो चलाकर मदद मांगती है, कोई जवाब नहीं आता। कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी नजर नीचे से गुजरते हुए 3 आदमखोरों पर पड़ती है और वो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऊपर आता देखकर कैरिस वहां रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है और कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तब आदमखोर रेडियो की तार को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां बॉक्स की मदद से टावर की खिड़की डालती है और कैरिस की नजर नीचे टावर के दरख्तों पर जाती है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर खुद देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते दिखाई देते हैं। यहाँ एक दरख्त पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है और अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तब उसे अपने पीछे गाड़ी का शोर सुनाई देता है और उसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है। ऐसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त एक तीर इसकी आंख के आर पार हो जाता है। एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आता है। कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वो हैरान रह जाता है। उस घर की तरफ देखते हैं जहां इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो 1 आई आदम और जेसी को मारने लगता है इसे बाहर से आती हुई गाड़ी का शोर सुनाई देता है। इसे देखकर 1 आई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हुए हिवान को एक नुकीली तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। कैरिस जेसी को बचाते हुए इसे खोने लग जाता है। इसी दौरान एक आदमखोर फिर से इन पर हमला कर देता है। कैरिस को मरता देखकर जेसी पास रखे तीर की मदद से इसे मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है। यहाँ वो उसकी गाड़ी और फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते ही वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। दोनों फिर उस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डरकर दरवाजा बंद कर लेता है और कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे इस नक्शे को उतार कर रवाना हो जाता है।